F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 6 अप्रैल 2023 को ACCI यानी अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मंशा होटल मेरिन हिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर अंडमान के व्यवसायों से जुड़े लोगों ने भाग लिया और व्यवसाय जगत से जुड़ी समस्याओं का उजागर किया। समस्या बताने के अलावा इन्होंने इसके हल तथा इसे और बढ़ावा देने के भी उपायों पर बात की। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और फिशरीज जैसे सेक्टर के विकास और लोगों के रोजगार पर भी बातें कही। हम आपको बता दें कि ACCI के मेंबर्स ने व्यवसाय से जुड़े अनेकों मसलों को उठाया, जहां पर उन्हें अपने व्यवसाय के विकास तथा कोविड के बाद उभरने के लिए अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन से सहयोग तथा मदद की उम्मीद रख रहे हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं होटल मंशा मेरिन हिल में, जहां पर ACCI अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहां पे व्यवसाय जगत से जुड़े कई सारे नामी ग्रामी लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वे अपने व्यवसाय से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उजागर करना चाहते हैं। उनकी क्या परेशानियाँ हैं, किन किन परिस्थितियों से आजकल वे गुजर रहे हैं, उन सब का वो खुलासा करना चाह रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे निपटने के लिए वे सरकार से, प्रशासन से क्या क्या डिमांड्स रख रहे हैं, क्या मांगे चाह रहे हैं, वे उस बारे में भी वे डिस्कस करेंगे। और हमें ये जानकारी मिली है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो अब तक पूरी नहीं हुई है, इसको लेकर ACCI ने 12 अप्रैल को एक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो चलिए हम सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या बातचीत होती है और आखिर में क्या निर्णय होता है। CII जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे नेशनल लेवल पर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उनके भी बहुत सीनियर फंक्शनरी डायरेक्टर यहाँ आ रहे हैं। वो भी प्रशासन के लोगों से मिलेंगे और हम चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में और जो जहाज की सेवाएं हैं, अगर वो सस्ता नहीं हो पाया तो कई सी क्षेत्र में कर रहे हैं, मगर ये सब कुछ के बावजूद अगर कुछ भी चीज़ें सेफ ले लेती हैं तो हमारे पास बैक ऑफिस में क्या है। अगर हमारे यहाँ जो होटलें हैं, अभी रोड शो हुआ उसमें वो पूछे कि भाई आपके पास 4 स्टार कितनी होटलें हैं, सर्टिफाइड 5 स्टार कितनी होटलें हैं। अभी 100 आदमी का अगर कोई कॉरपोरेट डेलीगेशन आ जाए तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम उनको अच्छे से ठहरा सकें, कॉरपोरेट की फैसिलिटी दे सकें। और बाकी इसके अलावा एक अगर पेट्रोल पंप भी खोलना है तो उसके लिए जगह का कॉमर्शियल होना जरूरी है, डाइवर्सन होना जरूरी है। वैसे भी आप सब जानते हैं हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड लैंड अवेलेबल है, मैक्सिमम फॉरेस्ट लैंड है, उसके बाद रेवेन्यू लैंड है, गवर्नमेंट के पास है। तो बहुत ही 3% या इसी तरह हमारे पास रेवेन्यू लैंड अवेलेबल है जो कि निजी हाथों में है। अब उसको भी कन्वर्सन माने एग्रीकल्चर से हाउस साइट या हाउस साइट से कमर्शियल करना, ये सारी समस्याएं हैं। तो इन चीज़ों के कारण हम लोग बहुत हद तक एक जकड़न में हैं। तो इन सब चीज़ों का हम पूरी अपनी ताकत के साथ में प्रशासन से और केंद्रीय सरकार के साथ में तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चीज़ें जिस स्पीड से होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि इस निर्णय के पहले हम महामहिम को भी एक पत्र लिखा था, वो आपके साथ कर देंगे। उसके बाद हम मुख्य सचिव से भी मिले थे और मुख्य सचिव सक्षम व्यक्ति जो कि लोगों से जुड़ा हुआ है और मैंने बात सुनता है। इमीडिएटली कल जब हम लोगों ने उनको जेट्टी के बारे में बताया तो तुरंत उन्होंने CPA को, बाकी को फ़ोन करके कहा और कुछ हद तक इमीडिएट काम भी शुरू हो गया। जो भी मेंटेनेंस की समस्याएं थी, बाकी चीज़ों के लिए भी हम जब मिले
तो एक पॉजिटिव लुक मिला। उससे क्या होता है, हमें भी हिम्मत मिलती है कि भाई जाके हर बार अपनी चीज़ें बोलें। हम एक कैटलिस्ट हैं और हम हर बार चीज़ बोल सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की या उनकी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि प्रशासन को ही डिसाइड करना है, लुकिंग एट दी एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, कि क्या कौन चीज़ पब्लिक डोमेन में सही है नहीं है, और सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। मित्र हमारे साथ सहयोगी बैठे हैं, उनसे बताऊंगा कि क्या मुद्दे हैं, वो आपको विस्तृत रूप में बताएं। मैं पीके कौशिक, वाइस प्रेसिडेंट अंडमान शिप ओनर एसोसिएशन। मैं पूरा शिपिंग इंडस्ट्री को बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सब इतना दूर रिमोट में बैठे हुए हैं कि अराउंड 1300 किलोमीटर दूर, जहाँ हमारी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, ओनली हम लोग सी पे ही डिपेंड है। और सी हमारी लाइफ लाइन है यहाँ के लिए, वेदर इट इज़, चाहे हमारा कार्गो हो, मेजर कार्गो है, उसके बाद में पैसेंजर भी है। पैसेंजर चलो हमारे पास फ्लाइट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कार्गो के लिए हमको सी पे ही डिपेंड है। जहाँ तक हमने देखा है कि कोई लास्ट 25 साल में 20 साल में करीब कोई भी डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है सी में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। जैसे कि आप मेजर ले लीजिए कि पोर्ट के अंदर में आपको जेटी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग 20 साल पहले बनी हुई थी वही है। बात सही है कि कुछ जगह नहीं है, कोई या तो फ्यूचर प्लान करके कहीं और शिफ्ट करना है। पहले कार्गो बल्क में आता था, अभी कंटेनराइज हो गया। पहले 500 कंटेनर आते थे, आज की डेट में करीब 5000 कंटेनर कलकत्ता से, चेन्नई से आते हैं। और हमारे पास में स्पेस वही है, उसी को यूटिलाइजेशन करना है। कोई उसमें जैसे कि हम लोग अगर मेनलैंड के पोर्ट पे जाएंगे तो नई क्रेन्स आ गई है, नई गेंट्री क्रेन्स आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी भी हम पुराने डर्रे पे चल रहे हैं। हम लोगों ने बोला भी है, बहुत दिनों को रिप्रेजेंटेशन दिया पोर्ट को, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। अभी जो हम लास्ट 5 साल में हम देख रहे हैं, 5 साल में कि कोरोना के बाद में तो बहुत ही डाउनफॉल देखा गया है पोर्ट के अंदर में। वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्रेन्स हैं ना, हार्डो पोर्ट में कोई क्रेन है, एक 25 टन का क्रेन है, वो भी अभी थोड़ा सा रिपेयर हुआ है। जस्ट लास्ट वीक 3 क्रेन ऐसी खड़ी हैं आइडियल। किसी पोर्ट में साउथ में ना कैंपल बे में कोई क्रेन है, ना कार निकोबार में कोई क्रेन है, ना हडबे में है, ना ही मायाबंदर में है। अगर छोटा बोट में कोई जाते हैं तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। एक और मैं आप सबको अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजी शिपिंग ने एक नया नोटिफिकेशन पास किया है, जिसमें कि 25 साल से पुराने जहाज जो कार्गो शिप्स हैं वो आउट ऑफ द सर्विस हो चुकी है, और उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है अप टू 23 फरवरी 2026 तक। अगर 25 साल हो गए या जो होने वाला है उसको, उसके बाद में उनका लाइसेंस उनका कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप उसको जहाज को कहीं फॉरेन जहाँ पे चल सकता है वहाँ लेके चले जाइए। तो उस जगह में देखेंगे तो मेनलैंड आइलैंड जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी शिप्स हैं, छोटे जो हों या बड़े जो हों या मीडियम शिप्स हैं, सब 25 साल से ऊपर के हैं। चाहे आपका मेनलैंड का शिप हो, चेन्नई से हो या कलकत्ता से हो, या फिर जो छोटे जहाज जो हमारे इंटरलैंड में जाते हैं वो हों। और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम लोग इंडियन नेशनल शिप ओनर एसोसिएशन के थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, बट आपके नॉलेज में भी डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और है कि टग हमारे पास में नहीं है। किसी भी जहाज को बर्थ करने के लिए यहाँ पर टग की ज़रूरत पड़ती है। छोटे जहाज आ जाते हैं, लेकिन तभी भी छोटे जहाज को सपोर्ट के लिए टग चाहिए कि अगर नहीं तो मार दिया, हवा लग गई, कुछ आ गया तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी डैमेज करेगा और शिप भी डैमेज होगा। सबसे बड़ी बात, पायलट्स नहीं है हमारे पास। पायलट्स जो रिटायर हो चुके हैं, एक पायलट्स रिटायर्स हैं, उन्हीं से हम लोग सर्विस ले रहे हैं, वो भी बहुत रिक्वेस्ट के बाद में। कोई नए पायलट्स नहीं आ रहे हैं इसके अंदर में। 24 आवर्स ऑपरेशन नहीं है पोर्ट का। रात को अगर आपका शिप आपका 10 बजे या 8 बजे के बाद आता है
तो आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा, या आपका 8-9 बजे के बाद में 8 बजे के बाद में आपने कार्गो कंप्लीट किया तो आप सेल नहीं कर सकते हैं, नाइट ऑपरेशन नहीं है, तो वो रात का बैठना पड़ जाता है उसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पोर्ट के अंदर में अभी जो मेजर होना चाहिए, चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो या हार्बर मास्टर हो या असिस्टेंट हार्बर मास्टर, दे आर द 3 मेजर पोस्ट। असिस्टेंट हार्बर मास्टर लास्ट करीब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 साल से नहीं है, मिस्टर मोहम्मद, आई एम करेक्ट, एंड हार्बर मास्टर आल्सो इज ऑलमोस्ट 4 years। चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, रेगुलर चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो टेक्निकल, ये आलो तीनों जो हैं टेक्निकल पोस्ट है, और वो भी मेरे ख्याल से 2 साल से नहीं है। तो जब तक कोई शिपिंग का जानकार आदमी पोर्ट में नहीं बैठेगा तब तक वो हम लोगों की परेशानी को समझना थोड़ा सा ज़रा लेट होता है, हमारा कहना ये है। अभी पीछे आपको मालूम हुआ कि 1 तारीख से लेके कल शाम 4 बजे तक कोई लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन नहीं हुआ पोर्ट के अंदर में, जिससे कि चेन्नई से 2 जहाज, कलकत्ता से 2 जहाज स्टक हो गए। अब आप सोचिए कि 4 दिन के अंदर में जो शिपिंग कंपनी को लॉस हुआ वो तो एक तरफ से है ही है, नो प्रॉब्लम, बट करोड़ों रुपए का सामान यहाँ के ट्रेडर्स का वो उसमें फंस गया, टाइम से नहीं मिलेगा, टाइम से नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ पर ओनली मेनलैंड के ऊपर ही डिपेंड है, और यहाँ पर जैसे आप सभी को मालूम है कि राशन पानी जो भी है मैक्सिमम बाज़ार के अंदर में 15 से 20 दिन का स्टॉक रहता है, इससे ज़्यादा आपको किसी भी नॉर्मल दुकान में 15 से 20 दिन का कोई स्टोरेज नहीं करता है आज की डेट में, क्योंकि सर्विस इस तरीके की है, हर सर्विस आ जाता है, नोबडी वांट टू पुट दैट। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि सर सभी पूरा पब्लिक ही उसमें सफ़र हो रहा है, वेदर इट इज ट्रक ड्राइवर हो, लेबर्स हो, या लेबर को 4 दिन काम नहीं मिला, वो तो डेली वेजेस है, 4 दिन बेचारे को काम नहीं मिला कल तक उसको। और सबसे और एक प्रॉब्लम है, अभी सर माल आज उतर रहा है, इंटर आइलैंड के जहाज 4 दिन से खड़े हुए हैं, क्योंकि इससे माल उतरेगा और खाने पीने का सामान छोटे जहाज में बाकी इंटर आइलैंड को जाएगा, तो वो भी वहाँ पर भी सफ़र होंगे सर वहाँ पर। तो इसी बारे में हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्विक एक्शन हो इसके अंदर में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इमीडिएट कुछ उसका सोल्यूशन निकले। थैंक यू। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाइस प्रेसिडेंट, मेरा मित्र अभी जो बताया पोर्ट का, एक्चुअली हमारा जो पोर्ट है ये 8 से 9 घंटा ही काम होता है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग गेट पास देना शुरू करता है और 1 बजे फिर बंद हो जाता है। उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे शुरू करता है और 6:30 को फिर क्लोज हो जाता है। अभी आप बताइए, पोर्ट को 24 घंटा चलना चाहिए, वो जगह में 8 या 9 घंटा चलता है, तो इतना कार्गो खाली होना पॉसिबल कभी नहीं होता। और जितना इनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे फोर्कलिफ्ट हो चाहे क्रेन हो, वो सब 20 साल पुराना है, रेगुलर रिपेयर करते रहता है, रेगुलर वो चलते रहता है। कभी 4 दिन खराब है, कभी 5 दिन खराब है, महीना में ऐसे ही चलते रहता है। और सबसे बड़ा बात है, इनका जो ओवर ब्रिज है वो हाइड्रो में एक दिखाता है, चाटम में एक दिखाता है, जंगली घाट में एक दिखाता है। इस ब्रिज का कोई मतलब नहीं है, इसको फुल्ली प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। सारा पोर्ट में सारा ओवर ब्रिज जो है प्राइवेटाइजेशन है, पोर्ट का बाहर ही होता है, ये पोर्ट का अंदर ही रखा है और वो एक भी चलता नहीं। कल सीएस साहब ने बताया कि ठीक है काम शुरू कर दिया। काम तो शुरू कोई भी प्रेशर आने से उन लोग कर लेता है, लेकिन इसमें कोई बेनिफिट आने नहीं है जब तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इक्विपमेंट ये सब अगर अपग्रेड नहीं करेगा तो ये कभी भी पोर्ट नहीं चल सकता है। और ये 5 साल तक ऐसे ही चलते आ रहा है। सारा ऑल ओवर इंडिया में CNF का लाइसेंस 3 साल मैक्सिमम 5 साल का मिलता है, यहाँ पे 3-3 महीना का दे रहा है। और जिसको लाइसेंस ख़त्म हो गया सब जाके जेटी में खड़ा है।
सबसे बड़ा बात और ये है जो इनका वर्क कल्चर है वो एकदम खराब है, मतलब 8-9 घंटे से ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है। तो इसको जब तक सब मिलके इसको प्रेशर नहीं करेंगे ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। बिजनेस है, मेन इंडस्ट्री है, एंड आफ्टर गवर्नमेंट लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज बाय टूरिज्म, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या नौकरी देना हो। आज पोर्ट ब्लेयर में जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डायरेक्टली टूरिज्म से रिलेटेड है, वेदर इट इज़ टैक्सी ड्राइवर्स, बोट ऑपरेटर्स, या फिर स्कूबा डाइविंग करा रहे हैं या डाइविंग करा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, गाइड्स हैं, एडवेंचर टूर्स ऑपरेटर्स हैं, पैरासेलिंग करा रहे हैं। आपने सब जगह देखा, आपने कार्बन स्कोप देखो, नॉर्थ बे देखो, हैवलॉक देखो या बाराटांग देखो, इवन टिकलीपुर आप चले जाइए, सब जगह में जो यूथ है वो डायरेक्टली टूरिज्म से कनेक्टेड है। आज इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी में और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, और टूरिज्म का फोरकास्ट है कि 2047 जब हम आज़ादी का 100 साल मना रहे होंगे तब टूरिज्म शुड कंट्रीब्यूट 3 ट्रिलियन टू द इकोनॉमी। दैट इज व्हाट द फोरकास्ट इज। इसलिए प्रधानमंत्री ने लास्ट बजट में टूरिज्म को मिशन मोड पे करने की बात की है। तो टूरिज्म को मिशन मोड पे करने की बात की है। इसके लिए सारे स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट्स यूटीज हैव गेयर्ड अप, और मिशन मोड पे करने के लिए मैराथन मीटिंग्स हो रही है, हर स्टेट में मीटिंग्स हो रही है। हर स्टेट को बोला गया है कि सारे प्रपोजल्स लाएं और इमीडिएटली करें। अभी रिसेंटली मैंने वो मीटिंग अटेंड की दिल्ली में, और दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड अप बाय अ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन द मंथ ऑफ मे। हम प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम भी इस ग्रोथ, इस पैन इंडिया के ग्रोथ में हम भी भागीदार बने, और जो ग्रोथ इंडिया, द रेस्ट ऑफ इंडिया में जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसमें हम भी पार्ट बने। हमारे टूरिज्म में जो बॉटलनेक्स हैं, जो दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं, वो हमने अभी प्रशासन के सामने रखा है, कई बार रखा। अभी क्योंकि हमको उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि बड़ा पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन आया है, बहुत ही पॉजिटिव और फॉरवर्ड थिंकिंग चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, सो वी आर वेरी होपफुल कि उनके मदद से हम ये चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। मैराथन मीटिंग्स हमने यहाँ भी शुरू की है। हर वीक हम फिशरीज पे और टूरिज्म पे मीटिंग कर रहे हैं सीएस साहब के साथ में, और बहुत सारे मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, बट देयर आर सम वेरी बिग बॉटलनेक्स which is a concern, which is a serious concern, out of which one is diversion of land. Now 96% reserved forest है, मैंग्रोव्स है, स्वैम्प्स है, 104 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, बाकी सुनामी की वजह से वाटर इंडेंटेड जमीनें हैं। थोड़ा सा लैंड है 4-5% जो हम लोग रेवेन्यू, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस के साथ शेयर करते हैं। सो देयर इज क्राइसिस ऑफ लैंड एंड वी अप्रिशिएट दैट, एंड हम चाहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट का फुल प्रोटेक्शन हो। आज एनवायरनमेंट और प्रिस्टीन ब्यूटी के लिए लोग पेमेंट करने को तैयार है। तो इफ वी हैव अ गुड abundant natural beauty, it is good for us. Having said that, जो थोड़ा बहुत लैंड है उसका डाइवर्शन होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आपको दुकान खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, पान दुकान खोलना है, या स्कूल खोलना है, या अपार्टमेंट बनाना है, रिसोर्ट बनाना है, सोविनियर शॉप करना है, हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, उसके लिए कन्वर्जन ऑफ लैंड इज द प्राइम रिक्विजिट। आपको पहले एग्रीकल्चर से हाउस साइड या एग्रीकल्चर से कमर्शियल करना पड़ेगा। नाउ फॉर सम रीज़न कमर्शियल बंद है। हमारी कंटिन्यूस कोशिश रही है कि लैंड को कमर्शियल किया जाए। वी हैव ऑल्सो गॉट मल्टीपल ऑर्डर्स इन आवर फेवर फ्रॉम द कोर्ट कि ये डाइवर्ट करना चाहिए, एंड उसके बावजूद भी ये डाइवर्जन रुका हुआ है। सो नाउ वी आर प्लानिंग दैट वी आर टेकिंग इट अप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आपको पता है कि हमारा कोविड में 3 साल खराब हो गया। उसके बाद इमीडिएटली रनवे का काम, जो स्ट्रेंथनिंग का काम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ उसके बिना आगे नहीं चल सकता है, इसलिए हमने भी सपोर्ट किया उसको कि भाई ठीक है आप करिए।
उसकी वजह से हमारा 1 साल और ख़राब हो गया, ये सीज़न भी पूरा डिस्टर्ब हो गया। होपफुली ये काम अभी नेक्स्ट 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा तो आने वाला सीज़न अच्छा होगा। दैट इज़ व्हाट वी ऑल आर होपिंग फॉर। टर्मिनल बिल्डिंग भी 2 महीने में अगर रेडी हो जाता है, फ्लाइट्स आने शुरू हो जाते हैं, नाइट लैंडिंग शुरू हो जाता है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड सीजन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। एंड वंस द फ्लाइट्स इंक्रीज, वी मे रन शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, वी मे रन शॉर्ट ऑफ व्हीकल्स, वी मे रन शॉर्ट ऑफ अकोमोडेशन, वी मे रन शॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रैम्ड है, सो वी हैव टू वर्क ऑन मिशन मोड लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड डू दिस डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है कि हमारा डाइवर्जन ऑफ लैंड इमीडिएटली स्टार्ट हो, प्रोजेक्ट्स इमीडिएटली अप्रूव हो, बिल्डिंग प्लान इमीडिएटली अप्रूव हो और हम काम स्पीड अप कर सकें। उसके अलावा सर्कल रेट आपको पता है मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो गया है, उसमें कुछ दिक्कत है। कुछ मेन रोड की ज़मीन का भी वही रेट है, कुछ बाईलेंस का भी वो रेट है, थोड़ा उसमें हम रिवीजन चाहते हैं। कई सर्कल के रेट्स डिफाइन नहीं हुए, अबड़िन बाजार का हो गया है तो अबड़िन विलेज का नहीं हुआ है, तो जहाँ का नहीं हुआ है वहाँ का रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। दैट इज ऑल्सो हैम्परिंग ग्रोथ। कई रूरल विलेजेस का सर्कल रेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो छूट गया था, विच हैज़ टू बी एक्सपीडाइटेड। मेजर इशू है लीज डीड का रजिस्ट्रेशन। अभी लैंड खरीदने और बेचने पे आपको सर्कल रेट पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सर्कल रेट बढ़ गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ गया, विच इज 5% फॉर वुमेन, 6% फॉर मेन एंड 7% फॉर कंपनीज। अब इस ऑर्डर में एक और चीज आ गया है कि अगर आप लीज डीड भी करते हैं तो द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, आपके समझने के लिए, अगर कोई आदमी अपना प्रॉपर्टी, कोई अपना होटल जमीन के साथ, बिल्डिंग के साथ किसी को ऑपरेशन में लीज में दे रहा है, सो द वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ लैंड प्लस द वैल्यू ऑफ एसेट एंड 7% विल बी द लीज अमाउंट विच रन्स इनटू क्रोर्स, लैक्स, जो शायद बायर या लीजर या लीजी पे करके वाइबल नहीं रहेगा। सो इट इज इम्प्रैक्टिकल। तो बिजनेस के लीज डीड हैम्पर हो रहे हैं। अब उससे क्या होता है, लोग वाया मीडिया निकालते हैं, अनरजिस्टर्ड लीज डीड करते हैं, which banks does not approve, and finance is a big problem. कमर्शियल लैंड ना हो तो आपका बिल्डिंग प्लान भी अप्रूव नहीं होगा और बैंक भी आपको फाइनेंस नहीं देगा। सिमिलर प्रॉब्लम वी फेस इन गिफ्ट डीड ऑल्सो। सो अगर आपके पास लैंड है, कई लोकल फैमिलीज हैं, कई पुराने लोग हैं, सबके पास लैंड है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अपने 4-5 बच्चों को बांटना मांगते हैं जमीन, गिफ्ट डीड ही करना होता है ना, और तो कोई रास्ता नहीं है। आप गिफ्ट डीड करते हैं और वो गिफ्ट डीड मे बी सेम अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्ज, सर्कल रेट, स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है। सो कई लोग अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हम इतना सर्कल रेट करके हम कैसे करें। सो उसका क्या हो रहा है, लोग बस आपस में बांट के, बाउंड्री करके बच्चों को बांट देते हैं, बट वो फ्यूचर जाने में 2-4 जनरेशन के बाद में डिस्प्यूट हो जाएगा। सो जो पूरी सोसाइटी है दैट इज गेटिंग हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दैट। अब चैम्बर बहुत सालों से अपार्टमेंट एक्ट के पीछे लगा हुआ है ना। अपार्टमेंट एक्ट इज नथिंग बट अनडिवाइडेड शेयर ऑफ दैट लैंड। अभी एक 1000 स्क्वायर मीटर के बिल्डिंग में 1000 फ्लैट बन, 1000 स्क्वायर मीटर के लैंड में 1000 फ्लैट बन गए, 1000 लोग रहते हैं, हर आदमी का 1 स्क्वायर मीटर का हक होता है। सो 1 स्क्वायर मीटर इज रजिस्टर्ड इन हिज नेम, इट्स अ जॉइंट म्यूटेशन, इट इज अ जॉइंट प्रॉपर्टी, अनडिवाइडेबल, अनपार्टिशनेबल। मतलब आप उसको डिवाइड करके आप बोलोगे 1 स्क्वायर मीटर निकाल नहीं सकते हो, बट इट इज रजिस्टर्ड इन योर नेम। सो आप बेचते हो तो आप 1 स्क्वायर मीटर का हक बेचते हो, तो अपार्टमेंट उसके नाम में रजिस्टर हो जाता है। ये पहले होता था अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में, अंडर द सेम LRR में ये रजिस्ट्रेशन हो रहा था, बट अचानक से बंद हो गया। अब क्या हो गया कि लोग अपार्टमेंट बना लिए हैं, लीज में दे दिए हैं। अभी जितनी भी सोसाइटियां हैं लीज में चल रही हैं, तो आप उसको, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा उस पर, आप उसको मॉर्टिगेज नहीं कर सकते हो, आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो क्या एसेट आपने क्रिएट किया, क्या आप अपने फ्यूचर जनरेशन को छोड़ के जा रहे हो। तो मेरा बोलने का मतलब दीज आर सिंपल थिंग्स विच हैज टू बी स्टार्टेड ऑन प्रायोरिटी। हमारा जियोग्राफिकली बहुत चैलेंज लोकेशन है, 50 पावर हाउसेस स्प्रेड ओवर 35 आइलैंड्स रनिंग ऑन डीजल जेनसेट्स, बट वी हैव नो सोल्यूशन टू इट। इट्स अ यूनिक 4 लाख की आबादी है, 50 पावर प्लांट चलाने पड़ रहा है। वहाँ तो एक गांव में या एक टाउन में या एक सिटी में 4 लाख रहते हैं, विद इन 1 स्क्वायर किलोमीटर में 4 लाख आदमी आपको मिल जाएंगे। यहाँ 350 किलोमीटर ऊपर और नीचे सदर्न ग्रुप तक आपको पावर देना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज हाई, बट
फॉर द इंडस्ट्री इन द लास्ट 2 years आफ्टर कोविड 7 रुपए से 15 रुपए कर दिया है, whereas other states are 2 rupees per unit. The other states has gone much beyond. और कितनी अच्छी बात है कि इस क्राइसिस में यूक्रेन वार के बाद और रिसेशन के बाद भी आवर इज द बेस्ट इकोनॉमी विच इज प्रिविलेंट एंड देयर इज नो साइन ऑफ एनी जिसमें हमको किसी भी तरह का डर लगे। ये बात IMF ने मानी है और बाकी लोगों ने माना है। एक बिल्डिंग प्लान है, वो भी आपसे हम शेयर करना चाहते हैं कि अभी बिल्डिंग प्लान टोटली अंडमान निकोबार कमांड के साथ मिलकर अप्रूव होता है, तो वो भी बहुत दिनों तक पड़ा रहा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के इंसिस्टेंस पर अब शायद कमांड भी दे हैव कम ऑन बोर्ड और वो शायद वीकली उसको रिव्यू कर रहा है कि किसी को तकलीफ नहीं हो, जो काम है वो बिल्डिंग प्लान तुरंत अप्रूव हो जाए। एक अर्थ कटिंग का मामला है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये डेवलपमेंट है तो बहुत ये जरूरी है, सरकारी काम भी होगा तो जो चीज नहीं हो सकती वो उसके लिए कोई वो नहीं, अगर कानूनन या और किसी जिसका किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा हो रहा हो या इस तरह की बातों में हम बिल्कुल सहमत नहीं है एंड वी डोंट सपोर्ट सच एक्टिविटीज। बट देन जो जेन्युइन है, गवर्नमेंट के काम हो या और कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो प्राइवेट सेक्टर में हो, उसके लिए ये सब टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने एक कमेटी बना दो और कमेटी में ऐसे लोग हो तो कमेटी की मीटिंग ही नहीं हो या बहुत दिनों तक कोई उसका डिसीजन ही नहीं हो। तो हर चीज का एक टाइम बाउंड, समय भी आ गया है, अभी सारी चीज डिजिटलाइज हो गई है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भी GST आप इतनी तारीख तक नहीं भरते तो आपको माने इतना % इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है या पेनल्टी 100% है। तो उसी तरह जो जनसाधारण है, जो कंज्यूमर है, वो भी ये चाहता है कि प्रशासन की तरफ से भी उसी तरह का टाइम बाउंड एक्शन मिले। फिशरीज एक ऐसा सेक्टर है जो हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं बिकॉज रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे पास में। बट चैलेंज है हमारे पास में उतना मैन पावर नहीं है, लोकल स्किल्ड फिशिंग कम्युनिटी जो होता है वो इतना पॉपुलेशन नहीं है उनका अभी। लेकिन बहुत अच्छी एक चीज़ ये हुई है कि जो हमारे नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं तो उन्होंने ये 2 सेक्टर को, टूरिज्म को और फिशरीज को आइडेंटिफाई किया है कि इसको थ्रस्ट एरिया में हम इसको प्रमोट करेंगे और 2 कमिटीज बन गए हैं, 2 ग्रुप बन गए हैं जो एवरी वीक मीटिंग ले रहे हैं, एवरी सैटरडे मीटिंग ले रहे हैं और CS साहब खुद ही उसका फॉलोअप कर रहे हैं। और फिशरीज में अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फिशिंग, डीप सी फिशिंग, टूना फिशिंग, केज कल्चर, सीवीड, ये सारे चीज़ पे NIOT, ZSI, कैरी और बाकी जो फिशरीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन सब के सहयोग से फिशरमैन्स को अभी डेली ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। और जो इश्यूज थे, छोटे इश्यूज थे फिश लैंडिंग सेंटर्स में, कुछ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का था, कुछ आइस प्लांट्स का था, वो सब अभी रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो फिशरीज पे बहुत फोकस है। हम ये भी चाह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ चैम्बर CII के साथ मिलकर दिल्ली में एक बहुत बड़ा रोड शो और कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये हमारी तैयारी हो रही है कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ला पाएँ। एक बार ये टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे बन जाएगा, सो आवर मेन थिंग विल बी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी विल बी अ गेम चेंजर। मतलब एक फ्लाइट फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री कैन चेंज द टोटल टूरिज्म सिनेरियो ऑफ दिस आइलैंड। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि किसी डेवलप्ड कंट्री के जहाँ से फॉर एग्जांपल लंदन से, दुबई से या सिंगापुर से हम किसी तरह एक डायरेक्ट फ्लाइट एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार 4 बार एक डायरेक्ट फ्लाइट ला सकते हैं। फॉर यूरोपियन दिस इज वार्म वाटर और ये क्लाइमेट इज वेल एक्सेप्टेड इन यूरोप। तो और लंदन या दुबई इज अ वेरी गुड हब टू कनेक्ट ऑल द यूरोपियंस टू पोर्ट ब्लेयर। और आजकल क्या है कि पहले की तरह नहीं है कि टूरिज्म यूज्ड टू बी कि साल में 1 बार आदमी जा रहा है, आज महीने में 1 बार जा रहा है, साल में 4 बार जा रहा है। पीपल आर गोइंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। वी हैव सीन हाउ टूरिज्म हैज evolved in Port Blair. From a 6-night destination, it's become a 4-night destination. People want to travel on a weekend. Friday को आना मांगते हैं, Monday जाना मांगते हैं।
उनको बस कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप दिल्ली से फ्लाइट शुरू कर रहे हो वो फुल हो रहा है, बॉम्बे से शुरू कर रहे हो वो फुल हो जा रहा है, बैंगलोर फुल हो जा रहा है, हैदराबाद फुल हो जा रहा है। सो वी नीड फ्लाइट्स कनेक्टिंग फ्रॉम अहमदाबाद, यू नो, अदर प्लेसेस। आज because of our runway and maybe because of scarcity of aircrafts with our operators, but there are about 300 aircrafts coming into India. Wide-bodied aircraft, long-haul aircrafts are coming into India. A lot of aircrafts have been ordered, and in the next year, by next season, by 2025 October, there will be a major change. You will have direct flights from India to airports in America. आज सारे flights connecting हैं, via हैं. But you will have most of the flights connecting directly into India. So we are expecting a big change in the way how travel is happening. So that is why we are trying to do a conference roadshow in Delhi, which should happen by next month end. That is our target. That is along with CII, wherein we want to call all airline operators, Airport Authority, Ministry of Civil Aviation, Home Ministry, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। तो चीफ सेक्रेटरी विल बी द चीफ गेस्ट, दे विल बी ओनली, उन्हीं के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हम करेंगे। वी आर ओनली कोऑर्डिनेटिंग ऑल दिस इवेंट सो दैट वी कैन कॉल एवरीबडी ऑन अ प्लेटफॉर्म, टेल देम अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अंडमान्स, टेल देम द पोटेंशियल। वी आर आल्सो प्लानिंग टू कॉल मेजर ऑनलाइन टूर ऑपरेटर्स एंड आल्सो बिग इनबाउंड ट्रैवल एजेंट्स। तो उनके साथ में मिलकर वी वांट टू डू अ ट्रेड शो, रोड शो इन दिल्ली। CS साहब हैज बीन काइंड इनफ टू इन प्रिंसिपली अप्रूव, एंड ये हम करना चाहते हैं ताकि हम आने वाले जनवरी के बाद, वंस एवरीथिंग इज इन प्लेस, वी ट्राई टू एटलीस्ट डू वन इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, एक एयरलाइन से कमिटमेंट ले पाए। और सिमिलरली एज सुन एज हमारा फिशरीज का थोड़ा अपना ग्राउंड वर्क रेडी हो जाता है, तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू अ इन्वेस्टर्स मीट फॉर पीपल। वी हैव टू इन्वाइट पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट इन फिशरीज। बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो और वेरी कैपिटल इंटेंसिव। देयर आर वेरी many countries who are doing very well in fisheries. We don't have the technical know-how, we don't have the capital, we don't have the expertise. We have to bring in vessels, which can do online processing on board the vessel. इस तरह की चीज़ें हैं which we may have to do international tie-ups. तो ये maybe in the next 3 months we are working towards that कि हम ये fisheries का भी एक बहुत बड़ा road show और investors meet कर पाएँ। कि उन चीज़ों को प्रशासन तक, आप तक पहुंचाएं, जिससे कि जल्द से जल्द इनका निवारण हो, उनको सहयोग मिले। और हमारे आने वाले लोग, अभी आप भी देखे होंगे, जो गणेशन साहब जैसे लोग की 2nd और 3rd जनरेशन भी व्यवसाय में आ गया है, तो उनको अच्छा माहौल मिले और बिजनेसमैन बनने का एक वो मिले, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां सब जानते हैं कि बहुत लिमिटेड रह गई हैं। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इन सब मुद्दों पर गंभीरता से लेते हुए द्वीपों में व्यवसाय से जुड़े सभी का हल जरूर निकालेगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।